चलिए फ्रेंड्स, आप सबके बीच इस बार आ गया है। इस बार लेकर आए हैं 12th का फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आपको बता दूं कि ये जितना भी क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव का है और वो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 2 नंबर में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। जो श्रेणी क्रम है उसे तो किसे कहते हैं, तो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, मानी बोल रहा है कि 2 रहे या 2 से अधिक रहे प्रतिरोध, उसको इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। इस प्रकार से संयोजित करने के लिए बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, एकदम सभी प्रतिरोध में जो है वो विद्युत धारा का मान जो है वो समान रहे। तो सभी प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान हो, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को हम श्रेणी क्रम कहेंगे। और सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, मतलब एक समान सभी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होते हैं, उसे ही हम श्रेणी क्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, उसे किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में लंबवत दिशा से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, उस क्षेत्र से संबंध को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोल रहा है क्या कि जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी क्षेत्रफल में लंबवत, विद्युत क्षेत्र में जो है वो किसी क्षेत्रफल रहे, कैसा भी क्षेत्रफल है, उसके लंबवत दिशा में, उसके जो लंबवत दिशा है उसमें गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, उसमें जो गुजर रहा है उसके बल रेखाओं की संख्या को, उस क्षेत्र से संबंध को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, तो एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक गुने क्षेत्रफल का मात्रक होता है। और विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो है वो V प्रति एम मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई या साई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई या साई से सूचित किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या है, किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जब बोल रहा है कि जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ा जाता है, तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। बोल रहा है कि जब एक धन परीक्षण है यानी प्लस चार्ज है, तो आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ा जाता है। जो आवेश होता है उसको विद्युत क्षेत्र में कैसा स्वतंत्र, एकदम आज़ाद छोड़ा जाता है। तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ का वह अनुसरण करेगा उस पथ को हम विद्युत क्षेत्र रेखा बोलेंगे। तो यही है विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसके गुण क्या है देख लीजिए। इसका गुण है यह आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। आवेश से निकलकर कहाँ जाता है, ऋण यानी माइनस चार्ज की ओर जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। जो आवेश है उसके क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण से आवेश की मूल इकाई, जो सभी मुक्त आवेश है वो परिमाण से आवेश की मूल इकाई ई का पूर्ण गुणज होते हैं। जो ई का है वो पूर्ण गुणज होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए
Q इक्वल प्लस माइनस एन ही होता है। E इक्वल 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये है एग्जाम्पल में इसका। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो चलिए देखते हैं कि देखिए क्यों नहीं काटती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। बोल रहा है क्या, ये एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर है वो दोनों को वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगा वो दो परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है, जो कि रियल में संभव नहीं है, इसलिए नहीं काटती है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं। इसके दो उपयोग लिखे। जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। और याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चन है वो कैसा है, वो मोस्ट VVI है, यानी कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोग लिखना है। तो यह एक ऐसी युक्ति है, वो कैसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश को उसके तीव्रता के बहुत ही कम हानि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कैसा बोल रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति है, एकदम ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रकाश को उसके तीव्रता यानी जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसके बहुत ही कम हानि यानी बहुत ही कम लॉस के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यही क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर पूछ रहा है, तो क्या है अंतर देख लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है और एक बिंब होता है उसकी ऊंचाई के अनुपात यानी उसके ऊंचाई प्रतिबिंब अनुपात बिंब की ऊंचाई की अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। और लेकिन अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो है वो आंख पर दर्शन कोण बनता है तथा वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा प्रतिबिंब द्वारा और जो वस्तु द्वारा बनेगा प्रतिबिंब पर उसका अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन क्षमता बोलेंगे। इसका जो सूत्र है वो क्या है, आवर्धन इक्वल क्या है, H2/H1 H2/H1 होता है, जो कि क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई होता है। और आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, ये तो हो गया आवर्धन का सूत्र जो कि H2/H1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता M इक्वल क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना प्रतिबिंब बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि मोस्ट VVI है, एकदम आएगा ही आएगा परीक्षा में, तो इन सब क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, बोल रहा है कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता कहते हैं, जो है वो किसी चालक में जो है आवेश को धारण करने की क्षमता कहते हैं। यह आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक से C/m होता है, C/v होता है, यानी कि कूलम बटे आवेश बाई v होता है, जो कि ये होता है
C/V भी होता है संधारित्र की धारिता। एक बार फिर से देख ले कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को कहते हैं क्या, संधारित्र की धारिता कहते हैं। यह आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक जो होता है वो C/E भी होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है। तो कौन कौन कारक है, तो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। जो देखिए क्या क्या है। ए में दिया हुआ है कि चालक का क्षेत्रफल, जो चालक का क्षेत्रफल है वो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला है। बी में दिया हुआ है क्या कि चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, जो चालक के निकट है तो अन्य चालकों की उपस्थिति के कारण होता है। और सी में है क्या, चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति, जो चालक है उसके चारों ओर की माध्यम की प्रकृति। जैसे कि देख लीजिए कैसे, C=ε/D, ये होता है इसकी प्रकृति। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो धारा घनत्व है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा परिणाम को धारा घनत्व कहते हैं। जो किसी चालक है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल है उससे प्रवाहित होने वाली जो धारा है, विद्युत धारा के परिणाम को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए J=I/M मात्रक होता है A प्रति M मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शक्ति गुणांक जो है वो क्या है। शक्ति गुणांक क्या है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। जो बोल रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एफिशिएंशियल करंट जो है वो प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति अनुपात के शक्ति को हम क्या बोलेंगे, शक्ति गुणांक बोलेंगे। अनुपात को हम शक्ति गुणांक बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए क्या है, cos थीटा इक्वल क्या है R/Z, शक्ति गुणांक इक्वल क्या, यथार्थ माध्य शक्ति बाय आभासी माध्य शक्ति होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो परतदार क्यों बना होता है। जो ट्रांसफार्मर रहता है उसका जो क्रोड है वो परतदार क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, जो ट्रांसफार्मर के क्रोड है उसमें फ्लक्स के परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। कैसी धाराएं, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, यानी विद्युत ऊर्जा का लॉस होता है, हानि होता है। इससे कम करने के लिए क्रोड को परतदार बनाया जाता है। जो क्षय होता है विद्युत धारा, इसको ही कम करने के लिए, यानी कम विद्युत धारा लॉस हो, इसको कम करने के लिए क्रोड को कैसा बनाया जाता है, परतदार बनाया जाता है। यही इसी कारण जो है वो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है, कैसा होता है, परतदार होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड कैसा होता है, परतदार होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कार्यफलन को परिभाषित करें। कार्यफलन है उसको परिभाषित करते जिसको फाई से निरूपित करते हैं। तो कार्यफलन को परिभाषित करें तो परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम काम करेंगे उसे ही कार्यफलन कहते हैं। जो परमाणु है उसके अंदर से हम क्या निकालने के काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो काम करेंगे। सिंपल सी बात है कि परमाणु के अंदर यानी घर के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, घर के अंदर से मान लो कि कुछ सामान बाहर निकालना है, उसी जो हम काम करेंगे उसे कार्यफलन बोलेंगे। घर को मान लो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन को मान लो सामान है कुछ घर में, उसको बाहर निकालने के लिए जो हम काम करेंगे वही क्या कहलाएगा, कार्यफलन कहलाएगा। इसको याद करने में तो कोई भार ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रांति कोण को परिभाषित करें। जो क्रांति कोण है उसको परिभाषित करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश जो है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए
होने के लिए संगत आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। जो बोल रहा है क्या कि जब प्रकाश सघन माध्यम यानी घाना रहता है उससे विरल माध्यम ऐसे ही रहता है, तो विरल माध्यम में प्रवेश करता है। सघन माध्यम से कैसा माध्यम है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत अपवर्तन कोण आपतन कोण क्रांति को हम क्या बोलेंगे, संगत आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। तो यही है, इसका जो फिगर होगा वो इस टाइप का होगा, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए कैसे बोल रहा है कि जो सघन माध्यम है इसे कहाँ प्रवेश कर रहा है, विरल माध्यम से, तो ये अभिलंब से किधर मुड़ जा रहा है, इधर अभिलंब से दूर हटता है। तो यही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और तब तक गुड बाय।